हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले देखेंगे हमने कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपने यहाँ पर बात की है, आपने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। अब ये बेसिक से टॉपिक हमारे पास आते हैं यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और बर्थ कंट्रोल यहाँ पर लाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, और आप जो पॉपुलेशन है या फिर आपने कहा कि जो जनसंख्या में वृद्धि है, ये आप कई सारे सब्जेक्ट में सेम टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में डिस्कस आप करेंगे। और जब आप देखते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास ज़्यादा आते हैं, तो आपने कहा कि क्या वो तरीके हैं जिनसे कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें नियंत्रण रखा जा सके, क्यों ये आवश्यक है, अगर जनसंख्या नियंत्रित होती है तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल टॉपिक्स हैं और जिसके बारे में आप ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में बात करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है यहाँ पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में आपने क्या पढ़ा? आफ्टर World War II, there is a sharp increase in the number of some species, particularly humans, in the world, which caused the birth rate to rise and the rate of pregnancy, childbirth, and maternal mortality to fall. क्या हुआ है? आपने कहा जनसंख्या विस्फोट में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद दुनिया में कुछ प्रजातियों, विशेषकर मनुष्यों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है और गर्भावस्था, प्रसव और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। इससे लोगों की आयु भी क्या होगी यहाँ पे बढ़ती। आपने कहा दिस द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल्स विल ऑल्सो ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। लाइफ स्पैन एक शब्द आया है। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन का एक सिंपल सा मतलब होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई जो व्यक्ति है वो 80 साल तक जीवित रहता है, तो 80 साल क्या उसका लाइफ स्पैन है। तो आपने कहा कि जब क्या हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे जो जो मृत्यु दर है उसमें जब कमी आई है, तो उसमें आपने कहा कि जो लाइफ स्पैन है वो भी साथ साथ बढ़ा है, और इसी के साथ साथ जनसंख्या भी क्या हुई है यहाँ पे बड़ी हुई है। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन ऑल रिसोर्सेस। आपने कहा इसके परिणाम स्वरूप सभी संसाधनों पर इसका तनाव बढ़ेगा। तनाव सिंपल सा मतलब है, तनाव कैसे बढ़ेगा? हमने कहा एक फैमिली में जहाँ पहले 4 लोग रहते थे, अब उसी फैमिली में यहाँ पे 6 लोग हो गए हैं, ठीक है। तो 4 से ये नंबर कहाँ बढ़ा है? 6 में बढ़ा है, ठीक है। ये बात है एक घर की, क्योंकि एक घर से इतना फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा ऐसे ही सारे गांव में आपने कहा कितनी फैमिली थी यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल 10 फैमिली थी, ठीक है, और टोटल मेंबर कितने थे यहाँ पे? 40 थे यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा टोटल नंबर कितने थे यहाँ पे? 40 थे। अब आपने कहा यहाँ पे कि एक घर में जब यहाँ पर पहले 4 मेंबर थे और 4 से 6 हो गए हैं, वैसे ही आपने कहा कि जो 10 फैमिली थी उसमें टोटल जो मेंबर थे अब वो 40 थे पहले, अब वो बढ़ करके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो इससे हम सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे, किस पे? जो जनसंख्या है उस पे। एक गांव के बेसिस से हम यहाँ पर क्या करते हैं? आइडिया लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हमने कहा कि जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो आपने कहा ये तो एक फैमिली का था, ये एक गांव का था, ऐसे ही आपने कहा बहुत सारे गांव का होगा, ऐसे आपने कहा पूरे स्टेट का होगा, ऐसे आपने कहा कि पूरी कंट्री का होगा। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे जनसंख्या उसमें वृद्धि हुई है। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो आपने कहा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जीवित रहने के लिए क्या क्या है? आपने कहा फूड, यानी कि भोजन,
इसकी डिमांड बढ़ेगी। सबसे पहले तो भोजन की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। आपको खाना ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि लोग ज़्यादा यहाँ पर हैं, खाना ज़्यादा चाहिए होगा। तो आपने कहा कि क्या प्रेशर आएगा कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो प्रोडक्शन की डिमांड आती है। आपने कहा जब भोजन ज़्यादा चाहिए, आपने कहा इसी के साथ साथ आपने कहा जो कपड़ा है, जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े ज़्यादा चाहिए। इसी के साथ साथ आपने कहा ये एक बेसिक सी चीज़ है कि खाना है, कपड़ा है। उसके साथ साथ आपने कहा कि घर, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि एक फैमिली में पहले 4 से 6 लोग हुए, 6 से 10 लोग हुए। अब क्या होता है, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सभी जो है वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं, अपनी जो छोटी फैमिली उसकी ओर जा रहे हैं। तो अब वो सेपरेट हो जाते हैं और अपना अपना घर बनाने लगते हैं। तो आपने कहा जो घर है, अब घर ज्यादा चाहिए होंगे। जब घर ज्यादा चाहिए होंगे तो आपने कहा ज्यादा से ज्यादा जमीन यहाँ पे क्या होगी, यूज होगी। और ये जो जमीन है, ये इनमें से काफी हद तक जो जमीन इस्तेमाल की जाती है वो एग्रीकल्चरल लैंड की जाती है, जो कृषि योग्य भूमि होती है। जब कृषि योग्य भूमि कम हो रही है और लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो आपको यहाँ पे जो भोजन का उत्पादन है वो बढ़ाना है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि जो जमीन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। जमीन जो है वो कम पड़ रही है। तो आपके पास एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम हो रही है और आपको प्रोडक्शन है वो बढ़ाते जाना है। इस टाइम पे, इस केस में क्या हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है। अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपने कैसे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं रहेगी तो आपने कहा कि क्या होगा, हमारे बीमार होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि ज्यादा जमीन चाहिए होगी, सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि आपने देखा कि ज्यादा यहाँ पे स्कूल खुलने लगेंगे, ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, कंपनीज बनने लगेंगे, ज्यादा यहाँ पे शॉप्स बनने लगेंगी। आपने कहा जो मार्केट बनेंगे, आपने कहा कि ज्यादा यहाँ पे सड़कें बनेंगी। तो ये जो काम है वो ज्यादा होते रहेंगे। तो बेसिकली आपने कहा जब जनसंख्या बढ़ी तो ये सभी चीजों में क्या आया है, स्ट्रेस आया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस आया है वो है फूड, और जो यहाँ पे घर है, जो जमीन है, उसका आया है। तो आपने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप आपको एक लास्ट लाइन बताई गई कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है, इससे क्या हुआ है, स्ट्रेस आया है, सारे रिसोर्सेज पे स्ट्रेस आया है। जितने भी यहाँ पे संसाधन है उन सभी में स्ट्रेस आया है, क्योंकि क्या है, अब उन संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो हमने कहा था कि जैसे आपने देखा होगा जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश हैं, उनमें सबसे पहले आपने यही देखा होगा कि उनकी जनसंख्या कम रहती है, ठीक है। जनसंख्या कम होगी तो आपने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी पॉलिसीज लेके आती है वहाँ पे, उसमें आपने कहा जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो इजिली वहाँ पे चल पाती है। जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है यहाँ पे, जिनका अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन डेवलपमेंट की ओर है, वो विकास की ओर है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया को हम क्या कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या कि आप क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो कि और ज्यादा जो चीजें हैं और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी ओर फिर ध्यान खींचती है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बर्थ कंट्रोल पे ध्यान देना है, ठीक है। एक बार आप लोग इस स्लाइड को पढ़िए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और क्या इसके रीजन होते हैं, क्या इसके प्रभाव होते हैं, एक बार आप लोग एनालाइज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या कारण है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा रैपिड इंक्रीज इन द डेथ रेट, रैपिड डिक्रीज इन द डेथ रेट। सबसे पहले तो हमने कहा जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है उनमें से एक है, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो सुविधाएं थी उनका अभाव, जिससे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो जब ड्यूरिंग डिलीवरी और पार्चुलेशन, पार्चुलेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे देखा जाता था कि जो माता और शिशु है उनकी जो मृत्यु दर है वो पहले ज्यादा थी। धीरे धीरे ये जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई। तो आपने कहा कि मृत्यु दर में तेजी से कमी आना, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने कहा कि पहले के टाइम पे आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका कोई उपचार नहीं था। आज की डेट में उनमें क्या है, आपने कहा वैक्सीन ऑलरेडी तैयार रहती हैं और इस वजह से वो जो बीमारियां हैं आज की डेट में वो कैसे हो गई हैं, उनका क्योर है, उनका यहाँ पे क्या है, इलाज है। तो उससे भी जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। हमने कहा द रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मात्र मृत्यु दर में क्या हुई है, तेजी से कमी आई है, जो कि हम बात कर चुके हैं। द रैपिड डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और आपने कहा शिशु मृत्यु दर में भी यहाँ पे क्या आई है, कमी आई है। द इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपने कहा जीवन प्रत्याशा की अवधि में, यानी कि जो लाइफ स्पैन है लोगों का वो बढ़ा है यहाँ पे।
एंड नेक्स्ट आपने कहा था इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द रिप्रोडक्टेबल एज, आपने कहा प्रजनन योग आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, यानी कि हमने कहा कि जो यहाँ पर ऐसे लोग जो कैसे हैं टीनेज है यहाँ पर, या फिर जो क्या है यहाँ पे अडल्ट लोग हैं, उनकी संख्या में क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये पूरे हमारे पास कुछ रीजन आते हैं जिससे कि जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे हुई है। तो एक बार आप लोग ये सारे जो पॉइंट्स हमें रीड कर लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अपनी का जनसंख्या नियंत्रण के जो हमारे पास क्या आते हैं, उपाय आते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले तो छोटे परिवारों को बढ़ावा देना, प्रमोट द स्मॉलर फैमिलीज। ठीक है, हम प्रमोट करेंगे छोटे परिवारों को बढ़ावा देना। इसके बेनिफिट्स आप बता सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि क्यों छोटे परिवारों को लोग यहाँ पे चूज करें, आप उनके बेनिफिट्स दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अगर छोटे परिवार होंगे तो लाइफ अच्छी होती है, आप अच्छा फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप अच्छी जो लाइफ है उन्हें दे सकते हैं, आप अच्छी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि छोटी फैमिली में आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। पहली चीज तो ये है। सेकेंड आपने कहा गर्भ निरोधक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना, यहाँ पर प्रोमोटिंग द यूज ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आपको नॉलेज होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से इन्हें यूज किया जाता है और इनके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को, जिससे कि लोग क्या कर सके, यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन्हें यूज कर सके, उन्हें कब यूज कर सकते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों की नॉलेज अगर दी जाए तो ये एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हमने कहा विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाना, महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21, जो की है आपने कहा इंक्रीजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। इसका क्या रीजन है, आपने कहा कि अगर कोई मेच्योर होगा, जैसे कि कोई अच्छी एज में अगर यहाँ पे क्या करता है, शादी करता है, तो उसे पता है यहाँ पर कि जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या यहाँ पर आप किस प्रकार से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी टीनेज की शादी की जाए या जल्दी शादी हो जाती है तो उस टाइम पर इतना नॉलेज नहीं होता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, और इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, जो जनसंख्या वृद्धि है ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा छोटे परिवारों वाले जोड़े के प्रति सराहनीय कदम, अप्रिशिएटिव मेजर्स टुवर्ड्स कपल्स विद अ स्मॉलर फैमिली। जो छोटी फैमिली है उनको उनके लिए क्या करना, आपने कहा उनके प्रति सराहनीय कदम उठाना या उन्हें अप्रिशिएट करना, जिससे कि और जो लोग हैं वो मोटिवेट हों यहाँ पर। तो कुछ मेथड्स आते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं है जो आपको समझ नहीं आएंगी, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम इन जनरल बात करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं जो आदर्श गर्भ निरोधक होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें तो डॉक्टर के रिकमेंड करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव अकॉर्डिंग टू बॉडी यहाँ पे वेरी करता है कि किसकी बॉडी में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए, किस कंडीशन में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि एक आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आदर्श जो गर्भ निरोधक है, उसके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। आपने कहा आसानी से उपयोग किए जाने चाहिए, जो यहाँ पे शुड बी यूज इजली, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव जिनका उपयोग आप आसानी से कर सके, इजली कर सकें, आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। शुड बी अवेलेबल इजली, जो कि जिसकी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे इजली मिल सके। ये प्रभावी होना चाहिए, शुड बी इफेक्टिव, ठीक है, तभी तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसे यूज कर सकते हैं। दुष्प्रभाव अनुपस्थित या न्यूनतम होने चाहिए, साइड इफेक्ट मस्ट बी एब्सेंट और मिनिमम, आपने कहा इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ती होना चाहिए, शुड बी रिवर्सिबल, व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए, शुड नॉट अफेक्ट द डिजायर ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक के क्या होते हैं, आपने कहा कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्या क्या तरीके हैं गर्भ निरोधक के या फिर जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उनके बारे में हम बात करते हैं। आपने कहा नेशनल और ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बैरियर मेथड्स यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जांपल बैरियर मेथड, जैसे कि आपने कहा आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। फीमेल भी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब अगर यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाए तो ठीक है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUDS, यानी कि हम क्या यूज कर सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज कर सकते हैं जो यूट्रस के लिए होगा, ऑब्वियसली बात है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जिसमें पिल्स यहाँ पे यूज की जाती हैं। इंजेक्टेबल
एंड इम्प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है, और सर्जिकल मेथड होते हैं, यानी कि जो सर्जिकल जो तरीके होते हैं वो एक तरीके होते हैं। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके कॉमन टॉपिक में भी आता है, और आपसे बेसिक्स जो क्वेश्चन आपके आते हैं कभी कभी उनमें भी यहाँ पर ये पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज होना सभी को ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप अगर आप अपनी बॉडी में यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या यूज़ करना है और किस प्रकार से यूज़ करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, हम बात करते हैं नेचुरल मेथड। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, जैसे नेचुरल मेथड्स में क्या आता है, बैरियर मेथड्स में क्या आता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस में क्या आता है। तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान से समझनी है, जैसे कि विड्रॉल और पोर्शन इंटरकोर्स होता है, लैक्टेशनल एमेरोरिया होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे बैरियर मेथड्स में आता है, बैरियर मेथड्स में कौन कौन से वो मेथड आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ टूल्स आते हैं इस प्रकार के, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, इंजेक्शन जो होते हैं, या सर्जिकल मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रकार के जो टॉपिक है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेके आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा थ्योरेटिकल है। इससे प्रीवियस जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने कहा कि प्रोसेस थी, काफ़ी डायग्रामेटिक चीज़ें थी जिन्हें हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, क्योंकि ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो इन्हें, इस चैप्टर को हम जल्दी से यहाँ पे कवर कर लेंगे। थ्योरी पोर्शन जो है आपको पढ़नी है, और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो इंजेक्टेबल मेथड्स होते हैं, जैसे और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि बैरियर मेथड में अलग अलग जो टूल्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। अभी तक की जो चीज़ें थी बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, जिसमें आपने हेल्थ पढ़ी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ी है, आपने यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो क्या क्या मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, इनको एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे। ये बेसिकली आपके पास हेडिंग्स आती हैं, जिनमें आप देखेंगे कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं, बैरियर मेथड क्या होते हैं, और इनमें क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइस क्या क्या होती हैं। यहाँ पे क्या है, यूट्रस से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस होंगी, और वो क्या होती है, उन्हें किस प्रकार से यूज किया जाता है। आपकी बुक में डायग्राम भी है जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल्स है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के हैं। तो ये सभी चीजें आप लोग एक बार रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।